या केजरीवाल? देखिए, दोनों में क्या बराबरी की जा सकती है, बेहतर बताएं कौन है? सर एक जवाब दीजिए। सर एक लाइन, जो उधर वाले हैं दुम दुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। इधर वाले हैं मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। अब लड़ैया और शराबी में कौन बेहतर, वो आप निर्णय लीजिए। अच्छा, हिंदू हृदय सम्राट कौन? हिंदू हृदय सम्राट कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी या योगी आदित्यनाथ जी? हिंदुत्व के विशाल भवन की नींव रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी और कंगूरे तक ले जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी। एक चुनना है आपको, प्लीज एक चुनना है। आपने दोनों का फिर एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक बताइए मुझे। मान्यवर, ऐसा है वो उनके पिता तुल्य हैं। जो पिता तुल्य लोगों से तुलना नहीं की जाती है, प्रेरणा ली जाती है। आखिरी सवाल, देश का आदर्श विचार क्या है? महात्मा गांधी जी या नाथूराम गॉडसे? एक चुनना है सर। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। गांधी का राजनैतिक दर्शन, गांधी का भजन और गांधी का वाक्य ही आदर्श है। गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, गांधी का अंतिम शब्द था हे राम, गांधी का रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम। नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या की और जिस दिन हलफनामा देकर कोर्ट में कहा गया कि राम काल्पनिक थे, उस दिन गांधी की आत्मा की हत्या हुई। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल यहां से लेना चाहूंगा। अब अवधेश जी मेरे साथ है। अवधेश जी पूछिए अपना सवाल। सुधांशु जी, मैं जरा टोन चेंज करता हूं। आपकी पार्टी की ओर से चुनाव के पहले दो बड़े संदेश निकले हैं। कर्नाटक की सरकार ने मुसलमानों का 4% आरक्षण बंद कर दिया क्योंकि, और वहां ईश्वरप्पा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, जिसकी चर्चा अभी हुई है, कि भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले एक ओर वोटों का इसी आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण चाहती है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर देश को ले जाना चाहती है? पहली बात आपने कही तो बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत के संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट एक नहीं कई बार स्ट्रक डाउन कर चुका था। कर्नाटक सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोरी के आधार पर मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को किया था, तब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का कैटेगरी नहीं थी। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी हो गई तो वो ऑटोमेटिकली उसमें मर्ज हो गए। अब ईश्वरप्पा जी ने यह कहा यदि कि हमारी सरकार आएगी तो मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटेगा, तो यह भारत के कई हाई कोर्ट्स का आदेश है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए। और वैसे मैं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, सऊदी अरब में मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं है और सबसे बड़ा दुनिया का मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, वहां भी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं है। कहावत है ना कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, मगर यहां जो मुल्ला नहीं है वो प्याज ज्यादा खाता। ये बड़ी समस्या है। एक सवाल है, आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया। कांग्रेस का यह कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। देखिए, शब्द यह था कि द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड अमेरिका, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग एंड द मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड इन इंडिया। यही वर्ड था ना, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं। अब यह बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है, आज तो डिजिटल डाटा अवेलेबल है। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितने कड़वे घटिया अपशब्दों का प्रयोग, जितने जलवाए जलाल के साथ, पूरे जमाल के साथ कांग्रेस नेताओं ने आके बोले हैं, और अब तो इतना ही नहीं हो गया है, अब तो वो साहब भाजपा नहीं एंकरों को भी धबेड़ देते हैं और फिर कहते हैं बोलने की आज़ादी नहीं। ये कितना यथार्थ के विपरीत है। और दूसरा, मुझे दुख इस बात का है, आपको पता है इस देश दुनिया में कितने % पॉपुलेशन डेमोक्रेसी में है? केवल 30%, जिसमें 16% हम हैं। अगर भारत को हटा दिए सिर्फ 14% है। लुक एट द एंटायर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न यूरोप से जापान, सिर्फ 3 देशों में सस्टेनेबल कांस्टेंट डेमोक्रेसी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑस्ट्रेलिया तो एक्सटेंशन ऑफ यूरोप है, जापान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। प्योर एब्सोल्यूट कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी इन द एंटायर ईस्टर्न हेमिस्फीयर हमारे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम है भाई। वो कौन होते बोलने वाले? और इनकी आदत यही नहीं है। जब इनकी सरकार थी तब याद करिए, भारत के 60 सांसदों ने यूएस सीनेट को लिख के भेजा था कि मोदी जी को वीजा मत दीजिएगा।
जबकि मोदी जी ने वीजा के लिए कभी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया था। ये क्या था? भारत की संप्रभुता का अपमान, भारत के लोकतंत्र का अपमान, भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान कि आप दूसरे देशों में जाके गुहार लगाते हैं। इसलिए हमने कहा यह भारत का अपमान था और यह आपकी फितरत है पहले से लेके और आज तक। ठीक है, अब सुधांशु जी मेरा आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अब आपको जो भी जवाब देना है वो आपके बगल में प्ले कार्ड एक रखा हुआ है, यस और नो, कैमरा सामने लगा हुआ है। आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो बाद में दे दीजिएगा, लेकिन पहले यस एंड नो जरूर दीजिएगा। मैं आपसे एक रैपिड फायर कर रहा हूं, बड़ा ठंडा ऑडियंस है, क्या आप तैयार हैं कि नहीं है? और अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप एकदम स्ट्रेट प्ले कार्ड दिखा दीजिएगा यहां पर सुधांशु जी। मेरा पहला सवाल है, मैं आपको जो अपना पहला सवाल वहां उस तरफ मुझे जाने को बताया गया, ये देखिए। अब जरा मैं अपना आपसे पहला सवाल पूछा हूं, जोरदार तालियों। सुधांशु जी आपका कैमरा वो सामने वहां पर है। मेरा पहला सवाल है आपसे, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? जवाब सर यस, ओके। आप कह रहे नहीं है? अब एक्सप्लेनेशन कर दूं? एक्सप्लेन अभी करें बात? लेकिन येदुरप्पा के बेटे और हाँ। देखिए, परिवारवाद और परिवार के व्यक्ति में होने में क्या अंतर है? किसी नेता का बेटा या बेटी राजनीति में नहीं आएगा, यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, पर पूरी पार्टी की विरासत मेरे बाद मेरे ही परिवार के हाथ में रहेगी, यह परिवारवाद है। जैसे निशांत जी एंकरिंग कर रहे हैं, अब यह नहीं हो सकता इनके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आएगा या टीवी 9 चैनल नहीं ज्वाइन करेगा। पर परिवारवाद यह होता है जब भी मैं इस शो की एंकरिंग छोड़ूंगा तो उसके बाद एंकर कोई मेरे परिवार का बनेगा, यह भाजपा में नहीं है। दूसरा सवाल, हिंदू धर्म ग्रंथों की फिर से समीक्षा होनी चाहिए, हां या ना? ओके, नहीं होनी चाहिए। बता दें? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका कारण बता दें? बताइए। देखिए साहब, समीक्षा वो करे जिसके पास समीक्षा लायक बुद्धि हो गई हो। और मैं उदाहरण के एक बात बोलना चाहता हूं। अभी हम नवरात्र के इस पर्व में हैं, नवरात्र का पर्व हमारा चल रहा है। यह बताइए, आदि शक्ति स्त्री के रूप में उत्पन्न हुई। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई उदाहरण बताइए जहां भगवान के केस में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया हो। इनिशियल एनर्जी शुरू हुई, सिर्फ पुरुष मानी गई, हमारे यहां स्त्री मानी गई है। और मैं एक छोटी सी बात देता हूं, युवा पीढ़ी को शायद ध्यान रहे, आपने कभी ध्यान दिया कि यहां 9 दुर्गा के रूप हैं? हमारे यहां बहुत सारे देवता हो तो अलग हैं, दुर्गा में भी 9 रूप हैं। यानी इट्स लाइक पीएचडी कि एक एक सब्जेक्ट का एक एक एक्सपर्ट है। तो जो लोग ये कहते हैं एक ही है, वो केजी वाले हैं। अब ये कहना वो हुआ कि केजी पढ़ा कोई कहे कि पीएचडी वाले की समीक्षा होनी चाहिए तो मुश्किल है। वैसे मैं एक इंटरेस्टिंग थोड़ा समय लेकर बता दूं, एक लाइन बता दूं। देखिए, जैसे ही हमारे यहां 9 वर्ष शुरू होता है तो शक्ति की आराधना शुरू होता है। हमारे यहां माना गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सबसे पहले यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। यूनिवर्स कैसे क्रिएट होगा? एनर्जी जहां से क्रिएट होगी। तो प्रथम कौन है? शैलपुत्री, नेसेंट एनर्जी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, नाउ द चेस्ट एंड प्योर एनर्जी। तृतीयम चंद्र घंटेति, यानी अब वो फुल्ली डेवलप्ड एनर्जी है। चौथी कुष्मांडा, अब वो प्रोजनी में भी आ रही है, समझ रहे? 5वीं स्कंद माता, अब उसमें से नए क्रिएशन हो रहे हैं, इसीलिए अंतिम सिद्धदात्री है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। अब कई लोग बताएंगे और कहेंगे समीक्षा करो, पहले पढ़ तो लो, परीक्षा दे दो तब समीक्षा करो। लेकिन भागवत जी ने खुद समीक्षा की बात की है, भागवत जी ने खुद समीक्षा की बात की है कुछ ग्रंथों को लेकर। अब एक और बात बता दूं, ये जिसकी तरफ कह रहे हैं मैं अपने आप वो विषय ले लेता हूं कि साहब रामचरितमानस में फलाना जगह एक लाइन लिखी हुई है और उसका मीनिंग ये हुआ, क्या कहा जाता है? SC, ST एंड OBC इस समाज का अपमान है। मान्यवर, 1990 में मंडल कमीशन आया, उससे पहले ऑफिशियली सरकार की नजर में कोई OBC नहीं था। 1960 के दशक से पहले OBC वर्ड ही नहीं था। मतलब जो चीज ही 60 साल पहले नहीं थी, 600 साल पहले चेम दी जाके। SC वर्ड 1937 में आया, यानी 85 साल पहले, वो भी 500 साल पहले जाके चिपका दिया। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, वो बात किस संदर्भ में कहां लेकर कैसा एक्सट्रापोलेशन किया जाता है समाज में लड़ाने के लिए। और मैं एक ही बात कह दूं, ज्यादा नहीं, इन लोगों के साथ एसटी दलितों को कहने लगे बाद में
कहाँ लेकिन देश दलित तो कहने पहले भी लगे? थे। कौन कहने लगा? वर्ण व्यवस्था थी। अब क्या सुनिए, बात कर रहे हैं आप? इनको वर्ण उदाहरण व्यवस्था देते नहीं हैं, थी। उन्हें उदाहरण देता हूं। शूद्र कौन थे? शूद्र कौन थे? कौन थे? उसी शूद्र को मैं एक दलित बात कहना कहने चाहता हूं, लगे, सुनिए। उसके बाद ST शेड्यूल टाइप करने लगे, सुनिए। शेड्यूल कास्ट कहने लगे। सुनिए। अब शेड्यूल कास्ट के बाद नई अब कोई मैं भाषा अब फ्रेंच सुनिए। आएगी इस देश में, तो फ्रेंच देखिए में भावावेश कोई में शब्द बीच में आ होंगे। गए। अशोक जी, एक मिनट मैं सुनिए। बता देता हूं, जाके किताब पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर की हु वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद वैदिक एज शूद्रास। अब आप उससे ज्यादा बड़े ज्ञानी है तो अलग बात। अच्छा ठीक है, अब मेरा अगला सवाल अशोक भाई प्लीज। महबूबा मुफ्ती से गठबंधन बीजेपी की भूल थी, यस और नो? कोई सवाल नहीं। ओके, यस जवाब आया है, तालियां हो जाए। अब सुनिए, इसमें सवाल नहीं सर, इसमें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल चुके 2019 में कि हमने एक ठीक है। प्रयास किया था, वो महामिलावट थी। ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित होना चाहिए, यस और नो? देखिए, यस या नो या पास? सर पास में आप स्ट्रेट दिखा सकते हैं। देखिए इस विषय में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हिंदी के संदर्भ में राष्ट्रीय भाषा प्ले कार्ड क्या होनी चाहिए, ये पूरे सामंजस्य के साथ सबके साथ मिलकर तय होना चाहिए। प्ले कार्ड में यस और नो सर बता दीजिए, आपकी राय क्या? प्ले कार्ड देखिए, सर। अगर आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हिंदी का भारत की राष्ट्रीय भाषाओं के साथ बहुत गहरा संबंध है, मगर अफसोस कि आज ये जो सवाल पूछा जाता है वो लड़ाई लगवाने के लिए पूछा जाता है। नहीं, सवाल बिल्कुल लड़ाई लगवाने के लिए पूछा जाता है, और मैं जवाब देना चाहता हूं। मराठी भाषा में सबसे बड़ा नाटक है जानता राजा, और जानता राजा जब समाप्त होता है तो शिवाजी के राज्य के बारे में क्या छंद बोला जाता है? इंद्रजिमी जम पर, बाड़ो सुवम पर, रावण सदम पर, रघुकुल राजे। ये हिंदी और अवधी में लिखा हुआ है, मगर मराठी और हिंदी में लड़ाई लगवानी है। अब सुनिए, मैंने ये बात सुनिए, मैं थोड़ा मैं explain आपसे- इसमें करना जरूरी है। सुनिए, मैं आपसे तर्क में तो जीत नहीं पाऊंगा। नहीं तर्क नहीं सर, फैक्ट के साथ ये बताइए। लेकिन एक मिनट यस और नो बता दीजिए। सर, मैं इसीलिए यस और नो इसीलिए बता रहा हूं, ये प्रश्न पूछने वालों का मतलब होता है वो जानते ही नहीं कि भाषाएं कहां से जुड़ी हुई हैं। ये बताइए, गुरु ग्रंथ साहब का आखिरी पद क्या है जो आखिरी अंग में लिखा है? राम नाम सिमरन करो जाके सम नहीं कोय, सिमरत ही संकट मिटे दरस दिखावे सोए। तो इसलिए वहां सारा संबंध है, तमिल और संस्कृत का संबंध है, मगर ये तो साहब सवाल इसलिए लाना है कि लड़ाई लगवाना है। ठीक, अब अगला सवाल बड़ा क्रिटिकल है सर। बीजेपी उद्धव ठाकरे से दोबारा गठबंधन के लिए तैयार है, हां या ना? सर प्लीज प्ले कार्ड से सर। जरूरत ही नहीं है हाँ या ना? सर सर, जरूरत ही नहीं। अच्छा, हाँ या ना सर? या हमें पास? जरूरत ही नहीं है सर। सर हाँ या ना? क्वेश्चन इररिलेवेंट सर हाँ या ना या स्ट्रेट? सर, क्वेश्चन इररिलेवेंट। जैसे ये वैसा ही प्रश्न है जैसे, तो आप प्ले कार्ड उल्टा करके ऐसे कर सुनिए दीजिए। तो सर, ये वैसा ही प्रश्न है कि सदन में कोई प्रस्ताव पारित कराने के लिए भाजपा को समर्थन की दरकार है। अरे भाई 303 की मेजॉरिटी है तो जरूरत ही नहीं है। मैंने जब मैंने संजय राउत जी से सवाल पूछा था तो उन्होंने क्या जवाब दिया, दिखाइए जरा। उद्धव ठाकरे को भविष्य में बीजेपी से गठबंधन नहीं करना चाहिए। वो कह रहे नहीं करना चाहिए। कभी उद्धव ठाकरे को बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए। इसका सीरियस जवाब दूं कि लाइटर नोट पे? लाइटर नोट ही दे दीजिए सर। एक मुगले आजम का डायलॉग है कि अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता ही रहा, तो कहता है और तुम कर भी क्या सकते थे। ठीक है, अब अगला सवाल, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाना अन्याय है, यस और नो? सर यस और नो? ओके, अन्याय नहीं है। ओके, इसमें भी एक लाइन बोल दूं? नहीं सर, इसमें नहीं। अब अगले पे आप मुझे अच्छा, एक कविता की लाइन बोल दूं? चलिए बोल दीजिए। मुझे याद आ जाता है जब बुलडोजर की बात आती है तो यूपी चुनाव में एक बड़ा भोजपुरी की गीत की लाइन बड़ी फिट हुई थी, बड़ी चली थी कि बिलवा में घुस जाएला सब सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। अगला सवाल सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 2024 से पहले नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, हाँ या ना? सर सर, ये प्रश्न का ये मुझसे पूछना अनाधिकार चेष्टा है। अरे आप कांग्रेस के इंटरनल मैटर पे बोल देते, इस पे नहीं बोल सकते। सर, यस और नो? पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश वालों के बारे में मैं अगले पल क्या होगा
तो नीतीश कुमार जी के लिए ना कल का पता ना पल का पता, मैं क्या बताऊं? प्ले कार्ड में क्या है? प्ले कार्ड में क्या है सर? प्ले कार्ड में यस और नो? ठीक है। जयशंकर जी अब आप अपना सवाल पूछिए, ये मेरे लिए करना जरूरी था क्योंकि इसका टाइम निकल रहा था। जयशंकर जी आपका सवाल, प्लीज, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। नहीं, बार बार सवाल आया सावरकर के बारे में। सावरकर को भारतीय जनता पार्टी अपना रोल मॉडल मानती है क्या? एक। दूसरा, क्या सावरकर के विचारों से भारतीय जनता पार्टी सहमति जताती है? एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा, आपने जैसे ओबीसी के बारे में कहा, सूरत के कोर्ट के बारे में, फैसले के बारे में कहा, सूरत के कोर्ट के फैसले के बारे में कहा। पहली बात तो यह है कि सूरत के कोर्ट का फैसला, सीजेएम का फैसला है, वो 155 पन्ने का है और गुजराती में लिखा हुआ है। तो पहले तो जो वकील उसको पढ़ेंगे लोग, उसके बाद कोई अपील करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे। फैसले में ये लिखा हुआ है कि अपने फैसले के खिलाफ ही स्टे देते हुए कहा गया है कि 30 दिन की उनको जमानत दी जाती है, 30 दिन के अंदर वो कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर उसके खिलाफ वो अपील कर सकते हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष को इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई? क्योंकि जब स्टे मिला हुआ है, ऑलरेडी स्टे मिला हुआ है, उस पर लोकसभा अध्यक्ष ने अचानक क्यों ऐसा फैसला कर दिया कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए? एक तो हो गया। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं, दो सवाल हो गए इसी के साथ है कि ओबीसी का सवाल आया, इसमें कौन कौन ओबीसी है? जैसा निशांत ने भी पूछा था, ललित मोदी है या नीरव मोदी है। ये कहा था कि चोर और भगोड़े नीरव मोदी, ललित मोदी और किसी और का एक नाम लिया था, ये सारे सरनेम मोदी क्यों होते हैं? मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते? प्रॉब्लम ये हो गई थी, ये बोलते तो बच जाते। अच्छा सर, अब जवाब नहीं, एक सेकंड बस इसी में। सर, ये एनेक्स्चर 1, 2, 3 करके आ रहा है। आतंकवाद का मजहब होता है कि नहीं? नहीं होता है। नहीं होता है। चोर की जाति होती है? चोर की जाति होती है क्या? चोरी की जाति होती है, आतंकवाद का मजहब नहीं होता। नहीं, आप ये कहते हैं, यही गड़बड़ है, आप अधूरी बात प्रॉब्लम है। अधूरी बात मत करिए। आपने ये कहा था आतंकवाद, सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं। हमने नहीं कहा था। सुनिए, जिसने भी कहा, सुनिए, मगर सर जवाब देने दीजिए, शो का समय सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन मगर सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं। ये आपत्तिजनक स्टेटमेंट था ना? तो फिर राहुल गांधी का स्टेटमेंट कैसे आपत्तिजनक नहीं है कि मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं? तो अगर उसको आप फिर उस पर मुकदमा करिए। बड़ी अजीब बात है साहब, वहां पर तो सही है, यहाँ पे गलत है। उसको सुधांशु जी आप मानिए क्यों अपमानजनक था। मैं इस शो को वाइंड अप कर रहा हूं। सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आने के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2023 का ये मुकाबला 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी से जुड़ा सियासी नाटक क्या कर्नाटक का चुनावी रण है? क्या पिछले कुछ दिनों में देश ने जो देखा वो सब कुछ कर्नाटक चुनाव के लिए हो रहा था? क्या कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी को जानबूझकर फंसाया जा रहा था? क्या राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा होना, लोकसभा से उनकी सदस्यता जाना, उनका घर खाली करवाना, ये सब कुछ बीजेपी या सरकार के इशारे पर हो रहा था? या फिर कांग्रेस चुनाव से पहले कोई विक्टिम कार्ड खेल रही है? आप लोगों के मन में ऐसे कई सवाल होंगे। तो क्या आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए? बताइए, हाँ या ना? ओके। क्या आज देश की जनता और देश के 5 बड़े संपादकों के सामने हर सवाल का जवाब ले लिया जाए? तो चलिए बुलाते हैं हम एक ऐसी शख्सियत को जो संसद हो या बीजेपी मुख्यालय, सोशल मीडिया हो या टेलीविजन चैनल, हर जगह सरकार का पूरी ताकत से पक्ष रखते हैं और विपक्ष पर पुरजोर हमले करते हैं। टीवी 9 के इस हाईटेक स्टूडियो में स्वागत है, स्वागत करिए जोरदार तालियों से, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु जी आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। हमारे सीनियर्स हमारे साथ यहां पर हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं अशोक वानखेड़े जी, मेरे साथ हैं प्रदीप जी, मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं जयंता घोषाल जी, आपको दिखाई दे रहे हैं राजगोपालन जी, बैठिए सर प्लीज बैठिए, और आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जयशंकर गुप्ता जी और अवधेश कुमार जी सामने हैं, आनंद जी मेरे साथ हैं, विपिन है, करुणा है। लेकिन सबसे पहले
सुधांशु जी, अगर बात की जाए, सबसे पहले तो पंचों को राम राम। पंचों को राम राम। ये पंचों जो हैं इनके बाद बड़े पंची सवाल भी हैं वैसे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कर्नाटक चुनाव पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और आप तो पूरी दुकान ही बंद करवाने पर आ गए। राहुल गांधी जी ने जो ये बोला था कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान सजाने आए हैं, पर उस दुकान में सामान कौन कौन से थे? देखिए, केरल से शुरू हुए। केरल में सबसे पहले उनकी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में वो शख्स सम्मिलित हुआ जिसने सड़क पे बीफ पार्टी की थी। अब देखिए, केरल में वो फादर जोसेफ के घर पे नहीं गए जिसके हाथ काट दिए गए थे। वो तमिलनाडु में प्रवेश करते हैं तो फादर जॉर्ज पुनिया के घर पे जाते हैं, उसको साथ में लेते हैं, जो कहता है कि भारत की धरती इतनी अपवित्र है कि मैं जूता इसलिए पहनता हूं कि टच ना हो जाए। सोचिए, कर्नाटक में आते हैं तो उनका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है। महाराष्ट्र में आते हैं तो वीर सावरकर के बारे में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप नफरत बोलने लगते हैं। और गुजरात जाते तो नहीं है, बगल से गुजरते हैं तो गुजरात के प्रति नफरत की प्रतीक और गांधी विद गन्स, गांधीयंस विद गन जैसी संज्ञा देने वाली मेधा पाटकर को साथ लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं जनाब, ये इतने जहर बुझे सामानों के द्वारा कौन सी मोहब्बत की दुकान सजा रहे थे? नहीं, लेकिन फिर अगर वो ये सब करेंगे तो क्या ये समझा जाए वो ये सब करेंगे तो उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी? नहीं, देखिए, बंगला खाली करा दिया जाएगा। सदस्यता ये बहुत टेक्निकल मामला था जी। अब देखिए, जैसे इसके दो एंगल हैं, एक है टेक्निकल और एक है पॉलिटिकल। अगर आप टेक्निकल देखें तो न्यायालय का निर्णय आ गया। अब न्यायालय का निर्णय आ गया तो सदस्यता जाना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, अगर आपके चैनल में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और किसी कारणवश उसकी अपॉइंटमेंट निरस्त हो जाता है तो फिर तो चैम्बर भी खाली करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार यदि आप, कोई छात्र है जिसको कि प्रवेश मिल गया किसी विश्वविद्यालय में, अब मान लीजिए वो प्रवेश गलत पाया गया, वो रद्द हो गया प्रवेश, तो फिर छात्र छात्रावास में नहीं रह सकता, फिर तो छात्रावास भी खाली करना पड़ेगा। तो वो सांसद आवास है ना। तो इस कारण से ये पूरा टेक्निकल था। इस प्रोसेस के बाद ये इस प्रोसेस का, हाँ, अगर मॉरल की बात करें या पॉलिटिकल की बात करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल जी, ये कौन सा अहंकार है? आप इंपॉर्टेंट एक बात कहूं, ओबीसी की एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में ऐसा शब्द प्रयोग कर देना उस पार्टी के द्वारा जिस पार्टी ने ऑफिशियली कहा अपने नेता के बारे में कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है। मान्यवर कोई दूसरी पार्टी होती तो दलितों पिछड़ों के अलंबरदारों ने देश में आग लगा दी होती। आज सब मौन साधना में चले गए, और मौन साधना में जाके मुखर होते हैं तो केवल न्यायालय के ऊपर। आप सोचिए इनका एजेंडा क्या है। तो वहां पे माफी मांग लेते हैं, पर क्यों माफी मांगेंगे साहब? वो तो देश के प्रति अपमान करके माफी नहीं मांगे, लोकतंत्र के प्रति अपमान करके माफी नहीं मांगे। साहब माफी क्यों मांगेंगे? साहिब आलम हैं, फर्जंद अंजुमन हैं, वली अहद सल्तनत हैं, अच्छा, माफी नहीं मांगते। सुधांशु जी, 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है, 13 मई को रिजल्ट्स आने वाले हैं। 10 मई को चुनाव, 13 मई को रिजल्ट। उनका यह कहना है कि बंगला खाली करवाना, आप कोर्ट से सजा दिलवाना, सदस्यता छीन लेना, यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। इरादा जो है वो कर्नाटक चुनाव की तैयारी है। वैसे जिन लोगों को यह लगता है कि कर्नाटक चुनाव से राहुल गांधी जी का कोई संबंध है, तो अब आप ये देखिए, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस को संयोगवश एक ही राज्य में सरकार बनी है, हिमाचल में 37,000 वोट के अंतर से, पर यही वो राज्य है जहां राहुल गांधी जी नहीं गए थे। तो आप ये सोचिए कि समस्या तो ये है कि राहुल गांधी जी के आने से कोई हमारे लिए समस्या होती है, सोचना तो खामख्याली है। वो तो जिस राज्य में नहीं गए वहां कांग्रेस की संभावना फिर भी हो गई, और जिस राज्य में जाके जम के प्रचार कर देते हैं वहां तो सब कहानी खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। अच्छा, लेकिन उनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है आपकी पार्टी? उनको एसपीजी नहीं, जेड प्लस, आई स्टैंड करेक्ट, जेड प्लस। आपकी पार्टी के भी कई नेताओं को यह सुरक्षा दी गई है, और ऐसे में तो बंगला जो है वो तो मिलता ही है। जोशी जी को मिली हुई है जेड प्लस, आडवाणी जी को मिली हुई है जेड प्लस। हाँ, देखिए,
उनको सिर्फ Z+ नहीं है, मैं ही बता दूं, Z+ विद ASL। ASL होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, यानी जब आप जहां जाएंगे तो वहां पहले सिक्योरिटी पर्सनल्स पहुंच जाते हैं, उस पूरे जगह की सैनिटाइजिंग करते हैं, रास्ते के भी ऊपर नजर रखते हैं। ये वो सुरक्षा है जो भारत के गृह मंत्री को प्राप्त है, भारत के रक्षा मंत्री को प्राप्त है। सुरक्षा में हमने कोई कमी नहीं की। हाँ, जहां तक यह बात है कि कौन वहां पर सुरक्षा के कारण सरकारी बंगले में रहेंगे, किनके पास अपना, इसके कई सारे कारण होते हैं निर्णय लेने के। भाई किसी के पास दिल्ली में मकान नहीं है, कोई वृद्ध ज्यादा है जिसको कि ऐसी जगह पे रहना है जहां पर कि मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा अवेलेबल हो, तो वो विषय तकनीकी है। इसीलिए मैंने कहा ना, ये पूर्णतः तकनीकी मामला है। मगर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरा मकान कैसे कहते हैं? ये सरकारी मकान है भाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश मेरा है, पार्टी मेरी है, पद भी मेरा है और मकान भी मेरा है। इस सोच से बाहर आना चाहिए। अब ये 21वीं सदी का युवा भारत मेरा नहीं, सब कुछ देश का है, इस चीज पे विचार करें। लेकिन वो तो इसके ठीक उलट कहते हैं। वो कहते हैं कि कहां ये मेरा मकान है भैया, नेहरू गांधी परिवार ने तो अपनी पूरी संपत्ति देश के लिए दे दी। कौन सी संपत्ति? 3 मूर्ति भवन नहीं, सुनिए, आनंद भवन दिया था। पहले सवाल यह पूछिए कि अंग्रेजों के जमाने में इतनी संपत्ति अर्जित कैसे की थी? भाई करोड़ों रुपए का आनंद भवन दे दिया, करोड़ों रुपए कमाए कैसे? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई। लेकिन मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े बैरिस्टर थे। बहुत। अब यहां बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, हमने एक किसी किताब में पढ़ा था, तो हम इसलिए एकदम दावा नहीं करते कि 1920 के आसपास मोहम्मद अली जिन्ना की जो इनकम थी, वो बहुत बड़े वकील थे, 4000 रुपए पर डे थी उस जमाने में, और मोतीलाल नेहरू उनसे कहीं बड़े वकील थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उस जमाने में हजारों रुपए, मतलब उस जमाने का 4000 तो आज का 4 लाख से भी ज्यादा का हुआ, मतलब 40 लाख मान लीजिए, ये इतना फीस कौन पे करता था? भारत तो गरीबी और भुखमरी के दौर में था। हम तो बंगाल का फेमाइन झेल रहे थे, बाकी चीजें झेल रहे थे। तो मुकदमे किसके लड़ रहे थे? अंग्रेज बहादुर के, प्रिवी काउंसिल तक जाके मुकदमे लड़ते थे, या राजे महाराजों के। और इसीलिए आपको शायद पता हो, एक बड़ा फेमस शेर है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अकबर इलाहाबादी बड़े फेमस शायर, और इलाहाबाद के ही थे, यानी आज के प्रयागराज के। उन्होंने, ये माना जाता है कि मोतीलाल नेहरू जी के लिए लिखा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, हुक्काम कहते हैं ऑफिसर को, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। यानी दिन में प्रदर्शन होता था और शाम को अंग्रेज अफसरों के साथ डिनर होता था, तभी तो इतनी संपत्ति अर्जित हुई थी। लेकिन ये तो आरोप वो बकायदा अडानी के ऊपर लगाते हैं कि एकदम से इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली गई। अच्छा, जहां तक उन्होंने संपत्ति अर्जित करने की बात कहते हैं, तो हम सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहते हैं। ये बताइए, पिछले 6 महीने में अडानी ग्रुप को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां मिला है? राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए का। और राजस्थान सरकार ने पावर प्रोजेक्ट के लिए वो जमीन दी है सैकड़ों एकड़। माइंस में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहां मिला है? छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का। अब आइए, पोर्ट्स में पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार ने दिया था, अब जो है केरल की सरकार ने दिया है, जहां से निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी आते हैं। तो अब आप ये बताइए, अगर इतना गड़बड़ है तो कैंसिल क्यों नहीं कर देते भाई? एक तरफ कह रहे हैं शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है। भाई शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है, किसने कहा? सेबी की बात पे मुझे भरोसा नहीं है, LIC की बात पे भरोसा नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात पे भरोसा नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे भरोसा नहीं, ठीक है मान लिया। तो भाई अगर आपको उनके भरोसे से ऊपर अपनी जानकारी लग रही कांग्रेस पार्टी को, तो अपनी राज्य सरकारों को भी तो समझाओ। बस यही है, ऊपर ऊपर दिल्ली में आके चिल्लाना है और अपने राज्य में पीछे से इन्वेस्टमेंट लाना है। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि हमने ये जिक्र किया है, एक सवाल बार बार आता है। वो सवाल ये जो राहुल गांधी बार बार रखते हैं वो ये है कि कांग्रेस ये कहती है कि पकड़ना चाहिए था नीरव मोदी को, ललित मोदी को, आप राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। हाँ, जो आपने बात कही, ये जितने भी भ्रष्टाचार करके गए हुए लोग थे, मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, 26 मई 2014 से पहले एक केस हो इनके खिलाफ तो बता दें। केस भी हमने रजिस्टर्ड किए, हमने मुकदमे दर्ज किए, इनकी संपत्तियां सीज की, इंग्लैंड तक जाके इंग्लैंड की सरकार पे दबाव बनाया। और आपको पता है, प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात बोली कल, 22,000 करोड़ रुपए की ऐसे लोगों की संपत्तियां सीज की जा चुकी हैं। इनके जमाने में तो पासपोर्ट तक निकल के सब हो गया था। और अगर आपको याद हो, विजय माल्या का ऑफिशियल लेटर अवेलेबल है
तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनका सारा लोन रिजेक्ट कर दिया था, परंतु आपकी सिफारिश के कारण मुझे यह इतना लोन मिल गया। यह तो डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। तो इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, ईडी ने पिछले 9 साल में 1,10,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की। तो कार्रवाई हमने की है और लुटाई उन्होंने की थी। अच्छा, अगला सवाल मैं ले रहा हूं, लेकिन और हमारे जो खास मेहमान हैं उसके बाद उनसे सवाल लूंगा। थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग है। 7 फरवरी को राहुल संसद में भाषण देते हैं, अडानी और सरकार के रिश्ते पर सवाल पूछते हैं। उसके बाद गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पुणेश मोदी यानी याचिकाकर्ता, जो पहले इस केस में स्टे ले चुके थे, वो स्टे वापस लेते हैं और फिर 30 दिन के अंदर 7 सुनवाइयां होती हैं। फटाफट फैसला आ जाता है जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की पूरी सजा होती है, पूरी सजा। कांग्रेस कह रही है सब कुछ साजिश है जो राहुल के भाषण के बाद रची गई, जो भाषण उन्होंने 7 फरवरी को दिया। वैसे तो एक बात बताएं आपको, राहुल गांधी जी ने कितने भाषण दिए, कब कब क्या क्या बोला और उसका क्या प्रभाव रहता है। अगर आपको लगे कि एक भाषण से कुछ होने वाला है, तो मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि राहुल जी के भाषण से भाजपा को कम और कांग्रेस को नुकसान अधिक होता है। तो यह सोचना अनुचित लगता है। इससे पहले भी चलिए, ये सेशन आया, आप कहेंगे कि अडानी पे बोला, इससे पहले याद करिए, जब जब भारत में संसद का कोई सत्र शुरू होने वाला होता, आप सब लोग जाके चेक कर लीजिएगा, जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, ठीक 5, 7, 8 दिन पहले विदेश में कोई खबर छपती है। जैसे इस बार हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छप गई, उससे पहले पेगासिस आ गया, उससे पहले किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। उधर से रिपोर्ट छपती है और इधर बवाल होता है, मतलब सुर उठता है 7 समुंदर पार से और ताल लगती है यहां से। इसलिए ये तो हमेशा से करते आ रहे हैं, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं। और दूसरा हम ये पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस के नेता ये कहना चाहते हैं कि न्यायालय का न्यायिक विवेक यानी जुरिस्प्रूडेंस ऑफ दी कोर्ट वो कम है और उनकी समझ ज्यादा है? नहीं, लेकिन चाहे वो तो ये भी बोल चुके हैं कि परिवार की पृष्ठभूमि देखकर अगस्ता हो, ये सारी रिपोर्ट्स तो बाहर से ही आई थी ना। और दूसरी बात, जिस केस में स्टे ले लिया गया है, उस केस को फिर से रीओपन कर खटाखट सुनवाई हो जाती है, खटाखट पूरा फैसला आ जाता है। ये मैं देश में पहली बार सुन रहा हूं कि हमेशा लोग ये कहते थे कि साहब न्यायालय में विलंब बहुत होता है। वो पुराना फिल्म का डायलॉग याद है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यहां तारीख जल्दी आती जा रही है तो समस्या है। ये तो मैं जीवन में पहली बार सुन रहा हूं। अरे भाई, जितनी जल्दी निस्तारण हो उतना अच्छा रहता है। सवाल तो यही है ना सर कि इस केस की तारीख इतनी जल्दी क्यों आ जाती है जिसपे स्टे ले लिया जाता है। बट नेवरदलेस, अशोक जी सवाल। हम सीधी बात पेगासिस पे आते हैं। उनका कहना है कि पेगासिस की खबर चुनाव के सदन के पहले क्यों होती है। पेगासिस की खबर पहली बार तब नहीं छपी थी जब सदन लगने वाला था, बहुत पहले छपी थी, 1 साल पहले छपी थी, उस पर काम हो रहा था। और वो जब खबर आई तो सरकार इतने दिन तक चुप क्यों रही, सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन क्यों करना पड़ा, आखिर में क्यों बोला गया कि चलो ठीक है पेगासिस खरीदा है, किसके लिए खरीदा है ये मौन है, पत्रकारों का क्यों विजिलेंस किया गया, इस पे सारी चीजें अब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हुई। शेल कंपनी, शेल कंपनियां क्या होती है, ऐसी कौन सी कंपनी है कि जो इन्वेस्टमेंट करती है इंडियन कंपनी में, लेकिन अपना जो टोटल कॉर्पस है उसमें से 98.9% एक ही इंडिया के कंपनी में लगाती है, बाकी कहीं इन्वेस्ट नहीं करती। सवाल मेरा यह है कि शेल कंपनियां हैं, आप सेबी ने क्लीन चिट दी कह के बोल नहीं सकते कि इसमें शेल कंपनियों का पैसा नहीं है। इसी सरकार ने 2018 में शेल कंपनियों के लिए कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अभी तक कुछ काम नहीं किया। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। तो वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि शेल कंपनियां हैं, मानना है, मगर सेबी का कह के आप नहीं बच सकते। मतलब मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर ने कहा ठीक है, तो डॉक्टर से कह के बच नहीं सकते साहब, बीमारी तो है, इसीलिए कहा जाता है। बीमार हो तो जानवरों के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे आप, मान्यवर, या पीएचडी के पास नहीं जाओगे। सेबी इज नॉट लुकिंग इनटू द शेल इन्वेस्टमेंट, द शेल इन्वेस्टमेंट हैज टू बी लुक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। इसमें ईडी आनी चाहिए, इसमें रॉ भी होना चाहिए, क्योंकि बाहर के देश का पैसा अपने देश में आया, कौन सा पैसा है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, ड्रग मनी है, आतंकी मनी है, नोबडी नोज। फिर मैं आपसे आपकी बात को और स्पष्ट किया देता हूं। आपने कहा अगर सेबी ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज नहीं पाई तो ईडी में चले जाइए, मतलब आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल। सर अपने आप सब्जेक्ट बदल रहे हैं, मैं सब्जेक्ट नहीं बदल। अशोक जी एक मिनट सुन लेते हैं। शेल कंपनी पे सेबी की बात नहीं सही है। स्कोप क्या था,
सेबी, अरे भाई कोई चीज गलत एक होगी मिनट तो जवाब माना सुन लेते हैं अशोक जी, जाएगा ना। एक सेकंड जवाब। हाँ। माना जाएगा गलत। और अगर आप ऐसा बात कह रहे हैं देश में, तो सर एक और कंपनी है बैक हॉप्स का नाम सुना है? हाँ कौन है ये कंपनी? है, नहीं, कौन है इसका डायरेक्टर? कौन वो है? भी शेल कंपनी हो सकती है। मान्यवर, शेल नहीं है, ये वो कंपनी है जिसमें राहुल गांधी जी डायरेक्टर हो, ये ब्रिटिश कंपनी है। तो मैं शेल कंपनी बोल रहा हूँ। यहां मैं इसलिए बात कहना चाहता नहीं, हूं, मैं शेल कंपनी बोल नहीं, रहा हूं। मैं सर शेल नहीं है वो तो, अरे शेल कंपनी में राहुल गांधी को डायरेक्टर बोल देंगे तो बहुत गड़बड़ हो नहीं जाएगा तो सर। ये आपको इन्वेस्टिगेशन करना नहीं। होगा। मैं राहुल गांधी नहीं, को मैं डिफेंड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं की बात बैठा नहीं हूं। कह रहा हूं, मैं मैं सिर्फ डिफेंड करने अभी दादा एक मिनट जवाब सुन लेते हैं। अशोक जी हम एक अभी मिनट, अडानी अच्छा एक बार आप पूरी बात बोल लीजिए। एक मिनट। अडानी में लगे हुए इन 13-14 कंपनी का पैसे का सोर्स जानना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है। अगर आप बिल्कुल टेक्निकली देखें तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सेबी करेगी, या फिर एलआईसी कहे मेरा इन्वेस्टमेंट डूब रहा है, एसबीआई कहे कि साहब मेरे पार्ट पे गलती हो रही है, शेयर मार्केट का रेगुलेटर कहे कि शेयर मार्केट में गड़बड़ हो रही है। अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा तो आधार क्या है? अब देखिए, आधार यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, वो हिंडनबर्ग जो अपने देश में खुद जांच के घेरे में है। आपको पता है अमेरिकन कोर्ट ने हिंडनबर्ग के ऊपर रोक लगा दी है कि वो किसी भी कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं छापेगा। क्यों? हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर खरीदे, शॉर्ट टर्म सेलिंग की और अपनी रिपोर्ट के द्वारा शेयर नीचे गिराए। और ये शॉर्ट टर्म सेलिंग में जानते क्या होता है? उसके करोड़ों रुपए कमाए। जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। और ये जानते क्या होता है? एक शेयर मार्केट में रूल है, वो ये है कि मैंने आज पैसा लगा दिया, मान लिया 100 रुपए का शेयर है, मगर मैं पेमेंट कंपनी हमको एक हफ्ते बाद करेगी। उस एक हफ्ते में यदि 100 रुपए का शेयर 120 का हो गया तो मेरे को फायदा, आप कंपनी को फायदा हो गया, उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे। पर अगर शेयर 50 का हो गया तो आपको फायदा हो गया। शॉर्ट सेलिंग। ये बताइए शॉर्ट सेलिंग में। मैं तो पूछना चाहता हूं, हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर खरीदे ठीक रिपोर्ट लिखने से पहले, और उसके बाद जब शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए तो करोड़ों रुपया कमाया कि ठीक नहीं? है। वो पैसा कौन ठीक है। कमा रहा है, वो किसके पास एक आ रहा है? मिनट ये अशोक जी एक सेकंड। हिंडनबर्ग ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी, ये कंपनी धंधेबाज कंपनी है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये विसल ब्लोअर नहीं है। हम नहीं कह रहे कि विसल ब्लोअर है, लेकिन किसी के घर में डकैती हुई, आप बोलते हो कि डकैती हुई, मेरा कहने का मतलब है उस डकैती में इतना सारा माल मिला, वो माल कहां से आया, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप बार बार कहते हो कि उसके घर में डकैती हो गई, बताइए अशोक जी, एक आप सेकंड। उसके प्रति ये कर रहे हैं। उसके घर में तो चोरी हुई है, मुझे चोरी हुई अपने जगह पे, चोर ने चोरी की अपने जगह पे, चोर पकड़ा गया, उसके पास जो 500 करोड़ कैश मिला, ये इस आदमी के घर से कैसा बरामद हुआ, मैं उस पे इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा हम इस पे ज्यादा डाइग्रेस कर रहे हैं। आपने इसमें एक पॉइंट रखा, आपने कहा कि सेबी प्राइमरी एजेंसी है जिसके थ्रू, जिसके बाद ये चीजें आगे बढ़ेंगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। राहुल की सदस्यता जाने के बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आरोप लगाया कि बड़े बड़े वकीलों की फौज है, फिर भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा रहा है। कांग्रेस ये कहती है कि उनका अंदरूनी मामला है, इससे बीजेपी को क्या है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बताइए, श्री पवन खेड़ा जी के संदर्भ में तो चंद घंटों में कोर्ट पहुंच गए, और इनके यहां बड़े बड़े वकील नहीं, बहुत बड़े प्रभावशाली वकील हैं। वो तो तुरंत जेल जाने की हालत थी ना वहां पर। मेरी बात तो सुनिए, उनकी गिरफ्तारी की मांग थी, एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था। मेरी बात तो सुनिए जी। यहां तो वो उस लेवल के वकील है जिन्होंने आतंकवाद के आरोपियों के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया था। आज एक हफ्ते तक कोर्ट ही नहीं जा रहे। अब या तो ये कांग्रेस की कोई राजनीतिक रणनीति है, या फिर ये कांग्रेस के परिवार के अंदर की कोई कूटनीति है कि कुछ लोग राहुल गांधी को सलाह दे रहे हो कि भाई आप कोर्ट मत जाइए, आप जेल चले जाइए, आप शहीद हो जाएंगे, और उसमें उनको राजनीतिक रूप से शहीद करना चाह रहे हो, वॉट एवर द रीजन। अब या तो उनकी स्ट्रेटजी है या कॉन्स्पिरेसी है, तो कोई कांग्रेस का व्यक्ति बता सकता है। आपको ऐसा- अन्यथा आप ये बात बताइए कि जब आपके पास मौका है, आज 7-8 दिन हो गए, आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं, और दूसरे केसेस में चंद घंटों में, और मैंने पुनः बताया, रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा लिया था जिन वकीलों ने, उन वकीलों के फौज वाले लोग 7-7 दिन तक कोर्ट ना जाएं। रांचू जी, या फिर ये हो सकता है उन्हें पता हो मैं कि कोर्ट- आज से कुछ साल पहले अगर आपसे ये सवाल करता या आपकी पार्टी से ये सवाल करता, बल्कि मैंने सवाल ऐसे किए भी हैं, तो आप लोगों का जवाब होता था ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। आज उस इंटरनल मैटर पे आप लोग बड़ा तेजी से जवाब देने, क्या ये बात का डर है कि राहुल का एक सिंपैथी तैयार हो जाएगी, एक विक्टिम कार्ड तैयार हो जाएगा? क्या बीजेपी को इस बात का डर है? इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो तो प्योरली टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, राहुल गांधी से मुझे लगता है, अगर आप ईमानदारी से पूछ लेंगे तो दिल से कांग्रेस नेताओं को ज्यादा डर लगता है कि वो कब क्या बोल के क्या परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं।
पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं और उनके लिए बेचारों के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाजपा को डरने में कौन सी समस्या है? देखिए, एक राजनीति में सिद्धांत होता है, एक कहावत होती है। पुराने जमाने में जब राजे महाराजे होते थे तो क्या होता था कि अगर खुश हो गए किसी से, आपने बहुत अच्छी बात कही, तो आपको हाथी दान में दे दिया जाता था। और अगर कोई गलत बात हो गई, पता चला मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई, तो हाथी के पांव के नीचे आ जाते थे। कहा जाता था बात ही हाथी पाइए, कहावत ये, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पांव। ये राजनीति में बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी, एक कहावत और है ना, दोहा, कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यानी 100 बार सोच के बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी बोलने से 100 बार बोलने के बाद भी शायद नहीं सोचते हैं। ठीक है, इस लिहाज से सिर्फ इसी पर प्रदीप जी सवाल आपका। सुधांशु जी, इस समय देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत तेजी से जांच का अभियान चल रहा है। कल प्रधानमंत्री ने भी पार्टी मुख्यालय में इस पर कहा कि ये रुकने वाला नहीं है, हम पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, तब भी हम रुकने वाले नहीं। एक सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जांच एजेंसियों को केवल विपक्ष के नेता मिलते हैं? बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं होती? या ये मानकर सरकार चलती है एजेंसियां कि बीजेपी में भ्रष्टाचार है ही नहीं? देखिए, ये सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो मैं इस पर बहुत ही टेक्निकल जवाब देता हूं। ये जितनी भी पार्टियां आज भ्रष्टाचार के घेरे में हैं, इन लोगों के कहने का भाव यह है कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद ये हुआ। मैं विनम्रता से पूछता हूं, इनमें से एक पार्टी का नाम बता दीजिए जिसके पास पिछले 25-30 सालों में भ्रष्टाचार के आरोप में इनके नेताओं ने एजेंसियों की जांच न झेली 2014 से पहले। बताइए, कांग्रेस में कॉमनवेल्थ से लेके कोयले का घोटाला से लेके 2G का घोटाला और मुकदमेबाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट में गए, ए राजा जेल चले गए। हम थे क्या तब? मनमोहन सिंह जी के जमाने में केस पैरेट कहा गया, चलिए वो छोड़िए। पीवी नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनको बतौर मुजरिम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोपों में। राजीव गांधी जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो सीधे बोफोर्स के मामले में घेरे में आए। ये बताइए, आज ये लोग कहते हैं मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस कब से? 2004 और 5 से। मायावती जी के ऊपर 2005 और 6 से। डीएमके के नेताओं के ऊपर कब? 2007 और 8 थे। और लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, 1997 में, और पर्ची फाड़ रहे हैं 2014 के बाद की मोदी जी के ऊपर। तो भाई प्रॉब्लम क्या है कि इनका तो पूरा चरित्र और फितरत ही भ्रष्टाचार है। देखिए, ये इन पार्टियों की एक बड़ी खास बात है, नाम लेना है जाति का, आगे करना है परिवार को, और सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार करना है। परिवार और भ्रष्टाचार को बचाना है, केवल यह उद्देश्य है, इसीलिए सब मिलकर एक होने का प्रयास कर रहे हैं। कल मोदी जी झूठ बोले, इसका मतलब कल मोदी जी ने ये कहा था अपने भाषण में, अब मैं 2014 के पहले तो कोई ईडी एक्शन ही नहीं लेता था, जांच एजेंसियां एक्शन ही नहीं लेती थी। नहीं, लेकिन अशोक जी, 2014 के बाद ही हमने एक्शन लेना शुरू किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आपने जितने नाम गिनाए ये तो 2014 के पहले के हैं। आप मेरी बात सुनी नहीं पाए। मैंने 97 में गिराया जब ईडी थी भी नहीं। मैंने वही तो कहा। ठीक है, फोर्स के जमाने में अशोक जी, मतलब कोई भी एजेंसी हो, एक मिनट, एजेंसी कोई भी हो, भ्रष्टाचार में इनको रहना है। नहीं, मैंने क्या कहा आपको कि इसका मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हुई है। एक्शन कैसे हुई है? कोर्ट से हुई है। सर, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये दोनों ओबीसी नहीं है, तो ये ओबीसी का अपमान कैसे हो गया? सर ये बताइए, मोदी सरनेम आपने प्रयोग किया, तो मोदी सरनेम किसका होता है? या तो आप सरनेम नहीं कहते। नहीं, लेकिन नीरव मोदी बनिया समाज से आते हैं, ललित मोदी भी ओबीसी नहीं है। अच्छा, ये कांग्रेस पूरा तर्क दे रही है बार बार। नहीं, तर्क, कांग्रेस का तर्क बहुत बढ़िया है। मैं एक बात कहूं आपसे, आपने 2 नाम लिए, ललित मोदी, नीरव मोदी। 2 उदाहरणों पर पूरी एक जाति या एक सरनेम को चोर कहने वाले लोग वो हैं जो हजारों उदाहरणों के बाद अगर कह दिया जाए कि सारे आतंकवादी एक समुदाय से क्यों होते हैं, छाती पीटने लगते थे कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता और चोर की जाति होती है। वाह, 2 उदाहरणों पे एक पूरी जाति चोर है और हजारों उदाहरणों के बाद नहीं, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है मगर चोरी की जाति होती है। इसी कारण से यह इनकी गति हो रही है। नहीं, लेकिन राजगोपालन जी, ये सवाल पर आपका टेक। सुधांशु जी, 303 एमपी बीजेपी को है, कांग्रेस को 55-50 है। आप क्यों बार बार पार्लियामेंट को रोक रहे हैं? 303 होने के बावजूद भी पार्लियामेंट चलाना चाहिए था, क्यों पार्लियामेंट को रोकना? इसमें आपको क्या अनुभव मिल रहा है? एक तो मैं ये बात ऑन द लाइटर नोट कह दूं, एक दौर था जब हमारे 2 एमपी होते
और आज कितने 303। ये जनता के आशीर्वाद से हुआ है। जहां तक रोकने की बात है, देखिए वहां पे बहुत स्पष्ट बात। 303 वैसे भारत की एक बहुत पुरानी बंदूक भी है जो आप बता रहे हैं। नहीं हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आप सरकार की आलोचना करिए, हम तैयार हैं। आप भाजपा की आलोचना करिए, हम तैयार हैं। आप मोदी जी के विरुद्ध जितना विश्वमन करना है करिए। आपने क्या क्या नहीं बोला, मौत का प्रकार, मौत तरीका, ये मरेंगे, ये होगा, जाति बोधक शब्द बोले और ये कहा तू चाय बेच, सब चलता है। अगर आप भारत का अपमान करेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और आप कहेंगे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही वर्ड यूज है, यूरोप एंड अमेरिका, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग